हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। कैसे हैं आप सभी। हमारी जो क्लासेज हैं उनमें हमारी आर एस 2023 की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी है आपकी वैकेंसी है नहीं आई है, नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। और जो बच्चे नोटिफिकेशन से पहले तैयारी करते हैं यानी एग्ज़ाम डेट आने से पहले तैयारी करते हैं वो सबसे आगे रहते। क्यों रहते हैं? क्योंकि इस टाइम हम पर है वो कोई भी बर्डन है वो नहीं होता। हम फ्री माइंड पढ़ते हैं और हम सब कुछ कवर करने के लिए रहते हैं कि हाँ हमें सब कवर कर ले। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम डेट आ जाती है, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम सिलेबस देखते हैं और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम पे बर्डन आ जाता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस हम कवर करें तो कैसे करें। इसलिए हमसे है वो जो सिलेबस में होता है वही कुछ पार्ट है हमसे छूट जाता है। तो अब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है तो यही टाइम है कि आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो ये मत देखिए कि नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम के बाद हम तैयारी लगेंगे, नहीं, आज से स्टार्ट कर लीजिए। और ये मैं आज आपको बोलती हूँ कि जो बच्चा अभी से स्टार्ट कर रखी है तैयारी तो वो उन सभी से आगे रहेगा जो कि एग्ज़ाम डेट और नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी है वो शुरू करते हैं। हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की है क्योंकि अभी जो बच्चा पढ़ रहा है वो उसे पता चले, चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो चाहे वो पीछे के आरएस के एग्ज़ाम दिया हुआ स्टूडेंट हो, तो उन्हें पता चल सके कि एग्ज़ाम में है वो क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, हमें किस प्रकार सोल्व करने हैं और किस प्रकार उनका राइट आंसर देना है, किस प्रकार क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं और कौन से हमें कवर करने हैं। और आर एस परी में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है ताकि हमारा ये पेपर है वो क्लियर हो जाए। तो आप सभी को कभी भी नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम डेट की है वो वेट नहीं करना है। हमें तब तक हमारी तैयारी नहीं छोड़नी जब तक हम अपनी एक पोस्ट है वो सिक्योर नहीं कर लें। तो आपको आपकी तैयारी है वो कंटिन्यू रखनी है। इसलिए मैं आपका ये टेस्ट सीरीज है वो वीक के 5 डे आपको आर एस प्री की टेस्ट सीरीज है करवाऊंगी। मैं इसमें करती क्या हूँ कि आपका फुल लेंथ एक टेस्ट तैयार करती हूँ, उसके बाद मैं उसके हर रोज है वो चाहे 20 क्वेश्चन हो, 19 हो या 25 हो, वो क्वेश्चन है मैं आपको करवाती हूँ विद सॉल्यूशन के करवाती हूँ कि ताकि उस क्वेश्चन के अलावा जो आपके अगर मैं 150 क्वेश्चन बनाऊं तो उसके क्वेश्चन के आसपास है आपकी है वो 400 से 500 क्वेश्चन है वो कवर करवाती हूँ। क्योंकि अगर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है तो उसके आसपास का पूरा हमें पता होना चाहिए ताकि हमें उस क्वेश्चंस के जो आसपास जितने भी क्वेश्चन बनते हो कोई भी हमारे गलत ना हो। इतना मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका सिलेबस है आर एस परी का पूरा करवाऊंगी। आज हमें हमारे अगर टॉपिक की बात करें कि हमारे टॉपिक में आज कौन कौन से जो आपका टेस्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, तो इसमें आपकी राजस्थान इको, इंडिया इको, राजस्थान पॉलिटी, इंडिया आपकी पॉलिटी, इंडिया की भी पॉलिटी, ये चारों टॉपिक रहेंगे आपके। साथ में ही इसके अंदर है आपकी जो आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है उसके भी कुछ क्वेश्चन है, जो आपकी आर्थिक समीक्षा 2022-23 है उसके भी कुछ क्वेश्चन है इसमें हमें कवर करेंगे। और कल की क्लास है उसमें आपके साइंस टैग के क्वेश्चन रहने वाले हैं तो वो भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीक में 5 डे आपको मैं आर एस प्री के टेस्ट है वो सोल्व करवाऊंगी। इसके साथ साथ ही शनिवार और रविवार को मैं आपको महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज है वो आपको कंटिन्यू करवाऊंगी। तो इससे आपकी दोनों की दोनों वैकेंसियों की तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज का जो टेस्ट है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट में से सत्य कथन हमें चुनना है। भारत में किसी भी वर्ष है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी विशेष फसल के प्रचलित बाजार मूल्य से कम या अधिक हो सकता है। भारत में सभी अनाज खरीद का कार्य है वो भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एमएसपी पे। एमएसपी क्या है? जो किसानों को समर्थन देने के लिए सरकार है वो कई फसलों पे, सारियों पे नहीं लेकिन कई फसलों पे है वो न्यूनतम मूल्य देती है, न्यूनतम मूल्य देती है, जिससे क्या होता है कि किसानों को अधिक से अधिक उस चीज़ का लाभ मिल सके। तो उस न्यूनतम मूल्य को क्या बोला जाता है? आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य बोला जाता है। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य आया तो इसके लिए आपको एक चीज और याद करनी है, वो क्या? कृषि मूल्य आयोग। क्या याद करनी है? कृषि मूल्य आयोग। आयोग
ये भी आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका नाम है वो कब चेंज किया गया था। तो कृषि मूल्य आयोग है, इसका वर्तमान नाम अगर हम देखें तो अब इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, मूल्य आयोग यानी कि कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज यानी CACP। तो आपको ये कहीं भी कृषि मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज CACP मिल जाए। अगर उसकी स्थापना वर्ष पूछ ले तो आपकी स्थापना हुई थी इसकी 1965 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी, लेकिन इसका नाम चेंज किया गया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वो किया गया 1985 में। ये दोनों की दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इस आयोग का मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है वो कृषि उत्पादों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है MSP होता है, इस पर सरकार को सलाह देता है। क्या करता है, सरकार को सलाह देता है। अब बात करूं कि इस आयोग द्वारा 24 फसलों को, 24 फसल प्लस में गन्ना, 24 फसलें प्लस में गन्ना है, उसकी लिस्ट है वो जो सरकार होती है उसे दी जाती है। और भारत में किसी भी वर्ष है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी आपका MSP है, यानी इस पर किसी विशेष फसल के प्रचलित बाजार मूल्य से कम या अधिक हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ ना कि भारत में किसी भी वर्ष MSP किसी विशेष फसल के प्रचलित बाजार मूल्य से कम या अधिक हो सकता है, तो ये आपके बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा कि भारत में सभी अनाज खरीद का कार्य भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा किया जाता है, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। गलत क्यों दिया हुआ है कि भारत में जो सभी खाद्य अनाज होता है ना, सभी अनाज नहीं, सभी खाद्य अनाज होता है, उसका जो कार्य, जो खरीद का कार्य है वो कौन करता है, FCI करता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि कथन ए सत्य है, तो आपका ओनली ऑप्शन है फर्स्ट, ओनली फर्स्ट है ऑप्शन है वो राइट होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या संसदीय समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है। महान्यायवादी के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। महान्यायवादी को उसी प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इन कथनों में से सही कथन हमें बताना है कि इन कथनों में सही कथन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें महान्यायवादी का पता होना चाहिए। अब महान्यायवादी का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद किस में मिलता है, अनुच्छेद में मिलता है 76 में, 76 में इसका उल्लेख मिलता है। महान्यायवादी होता है को संसद के किसी भी सदन या संसदीय समिति की बैठक में बोलने का अधिकार होता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसे मत देने का अधिकार है वो नहीं होता। महान्यायवादी के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा नहीं किया जाता, किसके द्वारा किया जाता है, वेतन भत्तों का निर्धारण है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये आपका गलत हो गया, आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। महान्यायवादी को उसी प्रक्रिया के पद से हटाया जाता है, जो महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, पद पर अपने रहता है। वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर कार्यकाल छोड़ सकता है। तो यानी इसके हिसाब से आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। नगर पालिका व महानगर परिषद सदस्यों के चुनाव, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव। तो हमें बताना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग है वो कौन कौन से चुनाव है वो संपन्न करवाता है। अगर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति इनके चुनाव है वो करवाए जाते हैं, किसके द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब हम बात करें नगर पालिका की, महानगर परिषद की, जिला परिषद की, इसके साथ ही ग्राम पंचायत की और तहसील स्तर के जो चुनाव होते हैं,
तहसील सत्र के जो चुनाव होते हैं वो कौन करवाता है, तो ये करवाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। ये कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपको एक चीज याद रखनी है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति, इनके चुनाव तो करवाए जाते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। और नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद और ग्राम पंचायत और तहसील स्तर के जो भी चुनाव होते हैं वो करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि केवल 2 और 3, यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ये कौन करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब राज्य विधानमंडल या दोनों सदनों में से कोई एक सत्र में नहीं हो तो राज्यपाल अध्यादेश है वो जारी कर सकता है। यानी जब राज्य विधानमंडल में दोनों सदन, आपका विधानसभा और विधान परिषद, कोई भी अगर सत्र में नहीं है तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल सदैव मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने को बाध्य होता है। राज्यपाल के विभिन्न कार्यों में सहायता तथा सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख है वो मुख्यमंत्री होता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 213 की, अनुच्छेद 213 की, इसमें क्या है कि 213 है कि राज्यपाल को जब विधानमंडल सत्र में ना हो तथा ऐसी कोई परिस्थिति है वो विद्यमान हो ही जाए तो किसी कानून का निर्माण आवश्यक हो गया वो बनाने के लिए, तो राज्यपाल अध्यादेश से जारी कर सकता है। क्यों, क्योंकि कानून है वो तो जो विधानमंडल होता है वही बनाता है। तो विधानमंडलीय सत्र में ना होगा तो कोई अगर मान लो कि ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है कि कोई कानून का बनना है वो आवश्यक है, तो फिर उस स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। किसमें, 213 में। ठीक है, पहली बात। दूसरी क्या है कि संविधान का जो अनुच्छेद 163 है उसके अनुसार राज्यपाल को अपने जो स्व विवेकीय कार्य होते हैं, स्व विवेकीय कार्य, उनको छोड़कर अन्य कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए क्या होती है, एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो ये मंत्रिपरिषद किस में है, 163 में है। साथ में आपके एक अनुच्छेद होता है 164। तो 164 में क्या है, 164 में जो हमारा मुख्यमंत्री होता है उसके कार्य दिए हुए हैं, 164 में उसके कार्य दिए हुए हैं। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 3। और एक बात और मैं बता दूं कि जो राज्यपाल होता है उसकी जो स्व विवेकीय शक्तियां होती हैं वो स्वयं के अधीन होती है। तो इसके लिए राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उससे सलाह लेने के लिए बाध्यता से मुक्त होता है स्व विवेकीय शक्तियों के लिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री की योग्यता का उल्लेख संविधान में किया गया है। मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाती है। इसमें हमें बताना क्या है कि सही जो कथन है वो हमें चुनना है। फर्स्ट है कि मुख्यमंत्री की योग्यता का उल्लेख संविधान में किया गया है, ये बात इन्होंने गलत दी रखी है क्योंकि मुख्यमंत्री होता है उसकी योग्यता के संदर्भ में संविधान है वो मौन है। संविधान क्या है, मौन है, उसमें इनकी कोई भी जो योग्यता है या फिर इनका उल्लेख नहीं किया गया, इसके लिए संविधान मौन है। हाँ, ऐसा जरूर है कि जो विधानसभा में बहुमत का दल, जो बहुमत होता है उस दल का नेता है वो मुख्यमंत्री बनता है, नेता है वो मुख्यमंत्री बनता है कि उसे जो विधानसभा है उसमें बहुमत दल का नेता होना चाहिए। दूसरी बात कि जो अनुच्छेद 164 होता है, 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। नियुक्ति है कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो आपका सही है कि मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अगला कि राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा किसको, जो कि विधानसभा में दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, यानी उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो चुका हो, स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो चुका हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्यपाल में विधानमंडल का सदस्य नहीं है, विधानमंडल में
वो सदस्य नहीं हो, फिर भी वो 6 माह तक के लिए है वो मुख्यमंत्री बना रह सकता है। लेकिन इन 6 माह के अंदर है उसे विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना होगा। अगर वो निर्वाचित नहीं होता है तो उसकी जो ये सदस्यता होगी वो समाप्त कर दी जाएगी, यानी वो मुख्यमंत्री पद है उसका समाप्त हो जाएगा। अगर संविधान के अनुसार बात करें तो मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों जो 2 सदन होते हैं उनमें से एक का सदस्य होना जरूरी होता है। ज्यादातर अगर हम देखें ना तो ये होता है विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का जो निचला स्तर होता है, निम्न स्तर होता है, उसका सदस्य होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो विधानसभा का ही सदस्य हो, वो विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है। और जो राज्य का जो कार्यपालिका का होती है उसका अगर वास्तविक प्रधान देखें ना तो वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। और नामात्र का कौन होता है? राज्यपाल होता है। और जो मुख्यमंत्री होता है इस्तीफा दिए जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे देगा तो त्यागपत्र दे देगा तो मंत्रिपरिषद है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो आपका बी और सी सही है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, केवल बी और सी सही है। मैं आपको पूरा फुल अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। अगला है कि धन विधेयक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को केवल विधानसभा में किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। और धन विधेयक को राज्य विधान परिषद न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें संशोधन कर सकती है। हमें सही कथन की पहचान करनी है। इसके राइट आंसर के लिए हमें धन विधेयक पर कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहली तो ये कि धन विधेयक है वो जब भी प्रस्तुत किया जाएगा तो उससे पहले पूर्व सहमति या फिर पूर्व स्वीकृति है वो किसकी होनी चाहिए? राज्यपाल की होनी चाहिए। दूसरा, धन विधेयक है इसे सरकारी विधेयक भी कहा जाता है, सरकारी विधेयक भी कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि जब धन विधेयक को उसमें प्रस्तुत किया जाता है तो उसे केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सरकारी विधेयक भी बोला जाता है। विधानसभा में जब वो प्रस्तुत करता है तो वो मंत्री ही होना चाहिए। और क्या है कि धन विधेयक को राज्य विधान परिषद ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही इसमें संशोधन कर सकती है। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो विधान परिषद है वो केवल सिफारिश कर सकती है, केवल क्या कर सकती है? सिफारिश कर सकती है। और वो भी कितने? 14 दिनों के। और 14 दिनों के अंदर अंदर उस विधेयक को लौटाना होता है। अगर ये ऐसा नहीं करते यानी विधानसभा को ये वापस नहीं लौटाती है तो विधानसभा है वो इसे पारित कर सकेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि और साथ में ये सिफारिश कर सकती है, यानी अस्वीकार भी नहीं कर सकती और संशोधन भी नहीं कर सकती, सिर्फ सिफारिश करेगी। तो विधानसभा विधान परिषद की सिफारिश को यानी इसके सुझाव को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। वो विधानसभा पर है कि इसे क्या करे वो। साथ में अगर विधान परिषद है वो 14 दिनों के भीतर विधानसभा को विधेयक वापस नहीं लौटाती है तो इसे दोनों सदनों से पारित माना जाता है, दोनों सदनों से पारित माना जाता है। तो ये हमारा क्या है? धन विधेयक है। यानी धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से ही विधानसभा से यानी पूर्व स्वीकृति से प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक को केवल विधानसभा में किसी सदस्य द्वारा नहीं, मंत्री के द्वारा, केवल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक को राज्य विधान परिषद न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें संशोधन कर सकते हैं और साथ में 14 दिनों के भीतर इसे वापिस से लौटाना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो क्या होता है? उस विधेयक को वापिस से पारित हुआ मान लिया जाता है। तो आपका सी भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन 2 की केवल ए व सी है वो सही है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र सहज अधिनियम 2005 के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कूट की पहचान कीजिए। ज्यादातर ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आती हूँ ताकि एक ही क्वेश्चन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो सीधे ही सही हो जाए। दूसरा, आपको पता चले कि इनकी जो लिखने की लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज होती है, वो किस प्रकार होती है, उसे किस प्रकार हम समझे और उसका कैसे हमें आंसर करें। इसमें पहला कथन दिया हुआ है कि भारत में अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना, भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन करना और इसका मुख्य उद्देश्य केवल सेवा क्षेत्र में निर्यात का प्रोत्साहन करना है।
तो हम अगर सेज अधिनियम की बात करें, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम की बात करें, तो ये 2005 में पारित किया गया था। ये 2005 में पारित हुआ था, लेकिन ये जो प्रभावी रूप से अगर माने कि प्रभावी रूप से लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 2006 में। अब इसके कुछ है, ये है कि सेज अधिनियम के उद्देश्य क्या है, सेज अधिनियम के उद्देश्य क्या है, ये हमें पूछा है। भारत में अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन देना, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका मुख्य उद्देश्य केवल सेवा क्षेत्रों में निर्यात का प्रोत्साहन करना, ये इसमें सही नहीं है, केवल इसमें सेवा क्षेत्र में नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें वस्तुओं की सेवाओं का निर्यात का संवर्धन करना, निर्यात का संवर्धन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ में जो अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर है उनको बढ़ाना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना यानी उनका सर्जन करना, उनका सर्जन करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य है। तो यानी ए और बी बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट, ए और बी इसमें सही दिया हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य हमें बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का समग्र लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 988 महिलाएं हैं। तो ये मेरे को गलत लग रहा है, 1000 पुरुषों पर 988 नहीं 928 है। कुल लिंगानुपात राजस्थान का कितना है, 928 है, जिसमें से अगर ग्रामीण की बात करें तो 933 और शहरी की बात करें तो 914, और अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 888। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है वो 66.11% है। तो ये भी इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। राजस्थान में क्या बोला है, राजस्थान की साक्षरता दर है वो 66.11% है, जो कि 2001 में कितनी थी, 60.4 थी, यानी जो साक्षरता दर है उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये भी इसमें अच्छी बात है। अगर हम बात करें ना कि शहरी क्षेत्र की, अगर आपसे पूछ ले शहरी क्षेत्र की साक्षरता, तो वो आपकी कितनी होगी, 79.70। ग्रामीण की पूछ ले आपको ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता, तो वो कितनी है, 61.4%। तो ये भी आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल याद रखने चाहिए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इसके फिर क्या हो गया कि ऑप्शन बी है वो गलत दिया हुआ है, तो यानी हमें असत्य ही पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान सौर ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट से सत्य कथन चुनिए। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आंकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से 142 गीगावाट तक विद्युत उत्पादन क्षमता विद्यमान है। जैसलमेर जिले के नाचना में प्रदेश का दूसरा बड़ा सोलर पार्क, कौन सा दूसरा बड़ा सोलर पार्क बनने जा रहा है। इसमें राइट आंसर की बात करें, हमें चुनना क्या है, सत्य कथन चुनना है। फर्स्ट, नवीनीकरण एवं ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आंकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से 142 गीगावाट तक विद्युत उत्पादन क्षमता विद्यमान है। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि शुष्क मरुस्थल के लिए जो जाना जाता है हमारा राजस्थान है, उसमें तेजी से सौर ऊर्जा के सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में ये उभर रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें कि वर्तमान में राजस्थान सौर नीति के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अभी वर्तमान वाली कौन सी चल रही है, 2019 से राजस्थान सौर ऊर्जा नीति चल रही है। लागू कब हुई, 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को ये लागू हुई। इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो इस नीति के अंदर सरकार ने 2024 से 25 तक, 2024 से 25 तक है वो प्रदेश में 30 गीगावाट, 30 जो गीगावाट है यानी 30,000 आप मेगावाट समझ ले, 30,000 मेगावाट इतनी जो ऊर्जा है यानी मेगावाट क्षमता तक सौर ऊर्जा सर्जित करने का लक्ष्य है वो रखा है सरकार ने। और क्या है, जैसलमेर जिले के नाचना में प्रदेश का दूसरा बड़ा सोलर पार्क बनने जा रहा है। नाचना नहीं, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जोधपुर जिले के अंदर है एक भड़ला है, भड़ला सोलर पार्क का। ये कौन सा, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो इसके बाद जैसलमेर जिले के
जैसलमेर जिले के नोक में प्रदेश का दूसरा बड़ा सोलर पार्क बनने जा रहा है, यानी इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये हमारा बी है वो गलत दिया हुआ, राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड, केवल ए सही दिया गया है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी टेस्ट करें तो एक रफ शीट साथ में रखें और उसमें नोट डाउन करें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए जाते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य में परिवहन की स्थिति के आधार पर सूची फर्स्ट को सूची से सुमेलित कीजिए। इस साइड है वो इनकी सड़कें दी हुई, इस साइड सड़कों की लंबाई दी गई है। तो उसमें जो सही सुमेलित है वो हमें बताना है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, राज्य राजमार्ग की लंबाई, ग्रामीण सड़कें और कुल सड़कों की लंबाई। तो इसमें राइट दिया हुआ है कि राज्य राजमार्ग है, इनकी जो लंबाई है वो कितनी है, 17,237.59 किलोमीटर। तो राइट तो हो गया ऑप्शन बी। अब मैं राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, कुल सड़कें, इनकी भी लंबाई आपको नोट डाउन करवा देती हूँ, क्या, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। तो इसमें राज्य राजमार्ग की लंबाई मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इनकी लंबाई बताती हूँ। तो इनकी लंबाई है 10,618.09 किलोमीटर। ये है राष्ट्रीय राजमार्ग की, आप ऐसे याद रखें 10,618 आप ऐसे याद करेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक है ग्रामीण सड़कें, तो ग्रामीण सड़कों की अगर बात करें तो इसमें हमारी जो सड़कों की लंबाई है वो 1,86,762.10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। इसे आप याद कैसे रखेंगे, 186,762, 186,762। आगे फिर कुल सड़कों की लंबाई आपसे पूछे तो ये है 2,78,813.2 किलोमीटर, यानी 278,813, 278,813। इसमें एक आपसे पूछी जाती है मुख्य जिला सड़क, मुख्य जिला सड़क, तो वो कितनी है, वो है 13,270.93 किलोमीटर। ये भी काफी बार पूछ ली जाती है। तो आपको ये सारी की सारी सड़कों की लंबाई है वो याद होने चाहिए। आपको इस साइड एक साइड में ये नोट डाउन कर लेना। राइट आंसर मैंने बता दिया ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन किस व्यय पर भारित होती है। विभिन्न राज्यों के संचित निधि से जहां जहां उन्होंने सेवाएं दी हैं, राज्य की संचित निधि से जहां उन्होंने अंतिम सेवाएं दी हैं, और राज्य की आकस्मिक निधि से और भारत की संचित निधि से। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से क्यों दी जाती है, क्योंकि एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो कई जो न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, यानी विभिन्न राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनका न्यायाधीश बन सकता है। तो इनकी जो पेंशन होती है उसका व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। और ये कौन से अनुच्छेद में, आपसे अगर अनुच्छेद भी पूछ लिया तो संविधान के अनुच्छेद 266 में 266 में संचित निधि का प्रावधान है। तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन है वो भारत निधि से भारित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। किससे मिलकर बनेगी, मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य विधानसभा के अध्यक्ष और गृह मंत्री। मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, और मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मुख्यमंत्री होगा, उसके साथ ही विधानसभा का अध्यक्ष होगा, राज्य का गृह मंत्री होगा और विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा, विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा। एक चीज आप याद रखिएगा कि जब राज्य में विधान परिषद भी हो तो विधान परिषद का अध्यक्ष एवं विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता होता है वो भी इस समिति के सदस्य होंगे। लेकिन इसने क्या पूछा है, राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में। तो राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, तो एक तो सीएम हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष हो गए और उसके विपक्ष के नेता हो गए और गृह मंत्री हो गए। और अगर विधान परिषद और होती तो उसके अध्यक्ष और उसके विपक्ष के नेता भी होते। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन है वो कब किया गया। 13 अप्रैल 2006 को,
18 सितंबर 2006 को, 18 नवंबर 2006 को और 18 दिसंबर 2006 को। राजस्थान राज्य सूचना आयोग की बात करें तो उसका गठन है वो 13 अप्रैल 2006 को किया गया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का अगर मुख्यालय पूछ ले आपसे कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जयपुर में है। ये कहाँ पे है, जयपुर में। तो हमारा राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन फर्स्ट कि 13 अप्रैल 2006 है उसको आयोग का गठन किया गया था। अब मैं राजस्थान राज्य सूचना आयोग है इसके बारे में कुछ और बातें बता देती हूँ। हेडक्वार्टर जयपुर में हो गया और इस आयोग में एक तो मुख्य आयुक्त होता है, मुख्य आयुक्त यानी मुख्य सूचना आयुक्त होता है। इसके साथ में जो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं वो कितने हो सकते हैं, वो 10 से अधिक नहीं हो सकते, 10 से अधिक नहीं हो सकते। इनकी नियुक्ति की बात करिए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल है वो किसकी सिफारिश पर करता है, राज्यपाल है वो नियुक्ति की जाती है एक समिति की सिफारिश पे, एक समिति की सिफारिश पर है वो नियुक्ति की जाती है। दूसरा कि राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त है और जो अन्य सूचना आयुक्त है इनका कार्यकाल कितना होता है। अगर आपसे कार्यकाल पूछ ले तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाएगी वो रहेगी, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछा जा सकता है कि इनका है वो पुनर्नियुक्ति नहीं होती, यानी अगर एक बार वो बन गए तो उनकी पुनर्नियुक्ति है वो नहीं होती। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 243 के और जे में, 243 आई और जेड ए में, 243 आई और 243 जे में, 243 के और 243 जेड ए में। इसने क्या पूछा है, आपसे पूछा है निर्वाचन आयोग का उल्लेख, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, 243 के व 243 जेड ए में है वो किया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि जो कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, और उस जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा है वो 243 के पंचायती राज संस्थाओं के लिए, और 74वां संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ, वो भी 1993 में हुआ, और उसमें जो शहरी स्थानीय स्वशासन है उनके लिए 243 जेड ए में चुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। दो चीजें याद रखनी है, अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा तो जो पंचायती राज संस्था है उनके लिए 243 के, इनके अंदर है वो राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। जो शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं उनके चुनाव के लिए जो उल्लेख है वो कहाँ पे 243 जेड ए में है, और वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा गठन किया गया। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही कथन हमें चुनना है। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस के घोष को बनाया गया था। ये यहाँ पे क्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने ग्रहण करने की 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। इनमें से हमें अब क्या देखना है, सही कथन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये चारों ही सही दिए गए हैं कि प्रथम अध्यक्ष तो सर एस के घोष थे, कार्यकाल 6 से 62 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं, ये भी सही है। और वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ की ए, बी और सी, डी इसके सही है। इनके बारे में एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देती हूँ, वो क्या है, हमने ये देख लिया कि इनकी नियुक्ति है वो कौन करता है, राज्यपाल। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा। कार्यकाल है वो 6 या 62 वर्ष जो भी पहले हो जाए। त्यागपत्र भी किसको देते हैं, त्यागपत्र भी ये देते हैं राज्यपाल को। और इसके अलावा राज्यपाल इनको 2 स्थितियों में
कार्यवाहक नियुक्त कर सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि कार्यवाहक होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो वो नियुक्ति कैसे कर सकते हैं? या तो जब अध्यक्ष का पद है वो रिक्त हो, अध्यक्ष का पद है वो रिक्त हो। दूसरा कि जब अध्यक्ष है वो अपना कार्य करने के लिए अनुपस्थित हो, यानी किसी दूसरे कारणों की वजह से वो कार्य नहीं कर रहा हो, तब। इनके निष्कासन की बात करें या इनके बर्खास्तगी की बात करें कि इसका निष्कासन और बर्खास्त है वो किस हिसाब से होता है, तो ये अनुच्छेद 317 में दिया हुआ है। नियुक्ति कार्यकाल किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपके 316 में। 317 में इनके निष्कासन व बर्खास्तगी दी गई है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा हटा सकते हैं, न कि राज्यपाल। ये आप ध्यान रखना है। इसमें राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटाते हैं जिस आधार पर यूपीएससी के सदस्य यानी जो लोक सेवा आयोग होता है उनके अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट इस चीज़ के बारे में थी बातें जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक को वार्षिक आधार पर जारी करती है। इसमें 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। चारों ही इसमें यानी ये तीनों ही इसमें सत्य नहीं है, गलत दिया हुआ है। क्यों? राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी करती है। पहला ये हो गया। 697 वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया गया, 154 वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिसमें से जो 75 है वस्तुएं हैं वो तो प्राथमिक वस्तुएं हैं। इसके अलावा बात करूं तो 10 वस्तुएं हैं वो ईंधन, शक्ति और प्रकाश से संबंधित हैं, और इसमें बाकी रह गई 69, तो ये विनिर्मित उत्पाद, विनिर्मित। ठीक है, तो आपकी 75, 10 और 69 है, जो कि टोटल कितनी 154 है। आधार वर्ष की बात करें तो इसका आधार वर्ष है वो 1999, 2000 इसका आधार वर्ष है। ये तीनों चारों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। मासिक आधार पर टोटल वस्तु 154, आधार वर्ष और टोटल वस्तुएं कौन कौन से है। कई बार इनका भारांश भी पूछ लिया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई के लिए ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एसएमई प्रेरणा किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इंडियन बैंक के द्वारा है ये कार्यान्वित किया जाना है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? कौशल विकास और क्षमता निर्माण जो कार्यशालाएं उनके द्वारा कौशल विकास और जो आपको बताएं कि जो क्षमता होती है निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से जो उद्यमी होते हैं, उद्यमियों को कौशल बनाना या फिर उनको सशक्त बनाना, ये इसका उद्देश्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूपीआई बाजार में प्रवेश कर चुका है? टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और स्नैपचैट। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2, व्हाट्सएप को चरणबद्ध तरीके से यूपीआई से जोड़ा गया है, यानी यूपीआई प्रवेश करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है उसकी मंजूरी इसको मिल चुकी है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन हमें बताना है। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए यानी घरेलू नल कलेक्शन के लिए जल जीवन मिशन लागू किया गया। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। इस योजना में केंद्र एवं राज्य की भागीदारी 60-40 की, ये गलत है। ये कितनी है? 50-50% की भागीदारी है, यानी 1:1 की भागीदारी। जल जीवन मिशन द्वारा राज्य स्तर पर राज्य जल स्वच्छता मिशन, जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन और ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन कार्यान्वयन एवं निरीक्षण एजेंसी होगी। तो ये भी बिल्कुल सही बोला गया है। और अगर इसमें बात करें तो जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020-21
तक कितने आपके जो नल कनेक्शन है वो दिए जा चुके हैं, वो 4.40 लाख है नल कलेक्शन है वो दिए जा चुके हैं। तो इसकी ए और सी बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। ये मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट 19 क्वेश्चन करवाए हैं और उनके साथ आप सभी को भी पता है कि मैंने कितने फैक्ट और आपको अदर इनके बताए हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आप बताना कि क्लास कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले और अच्छे इनके क्वेश्चन के साथ। और अगली हमारी जो RS परी की जो क्लास होगी वो मंडे को होगी और उसमें हम साइंस टैग के क्वेश्चन है वो करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं मंडे को अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।